जानती हो सुरभि डार्लिंग, अपने सुहागरात वाले दिन का मैं कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अब आज तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा कुणाल कितना रोमांटिक है। ऐसा कहकर कुणाल सुरभि का घूंघट उठाता है और किस करने वाला होता है कि तभी उसका बड़ा भाई मोहित जोर से चिल्लाता है, ए छी छी छी, अबे क्या कर रहा है? हैं? उठ साले, अब क्या अपने बड़े भाई का चीर हरण करके छोड़ेगा? सॉरी भैया, वो सपना। हाँ समझ गया, लेकिन अभी हम दोनों की सुहागरात को 2 दिन बाकी है। 2 दिन बाद शादी है हमारी, फिर अच्छे से सुहागरात मना लेना अपनी बीवी के साथ, समझे मेरे इमरान हाशमी? और हाँ, अभी के लिए खुद पर जरा लगाम रखो, समझे? अपने भाई के मुंह से ये बात सुनकर कुणाल शर्मा जाता है और अपने मुंह पर चादर ओढ़कर सो जाता है। फिर 2 दिन बाद दोनों भाई बड़े ही धूमधाम से अपनी दुल्हनिया को लेने घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ते हैं। कुछ देर बाद बारात बैंकेट हॉल पहुंचती है, जहां दोनों सगी बहनें रंजना और सुरभि की शादी दोनों भाइयों से हो जाती है। फिर दोनों विदा होकर अपने ससुराल आ जाती है, जहां पहुंचकर उनकी सास उनसे कहती है, आओ बहुओं, मैं तुम दोनों को तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। कमला उन दोनों को एक कमरे में लाकर कहती है, बहुओं, ये रहा तुम दोनों का कमरा, आज से तुम दोनों बहनों को यहीं रहना है। लेकिन माँ जी, एक कमरे में हम दोनों एक साथ कैसे रह सकती हैं? अब मेरा मतलब है कि हमारा कमरा तो अलग अलग होना चाहिए ना। हाँ माँ जी, ऊपर से इसमें बेड भी एक ही है। तो इसमें दिक्कत क्या है? शादी से पहले भी तुम दोनों बहनें एक ही बेड पर सोती थी। लेकिन तुम दोनों चिंता मत करो, मैं अभी तुम दोनों की परेशानी दूर कर देती हूँ। फिर कमला एक बड़ा सा पर्दा लेकर आती है और डबल बेड के बीचों बीच लगा देती है। फिर एक ही बिस्तर पर एक तरफ मोहित और रंजना और दूसरी तरफ सुरभि और कुणाल लेट जाते हैं। क्या हुआ सुरभि डार्लिंग, तुम्हारा मुंह क्यों बना हुआ है? अरे आज तो हमारा खुश होने का दिन है। एक कमरे में ऊपर से एक ही बेड पर 2-2 कपल सुहागरात मनाएंगे। बताओ, ये भी कोई बात हुई? अपनी फर्स्ट नाइट को लेकर क्या क्या सपने देखे थे मैंने। जहाँ एक बेड पर सुरभि और कुणाल में नोकझोंक चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ रंजना और मोहित का भी यही हाल था। अब रंजना डार्लिंग, तुम तो इस शादी के जोड़े में क्या कहर ढा रही हो। अब बिल्कुल अप्सरा लग रही हो। लेकिन तुम मुझे जहर लग रहे हो। बताओ भला, एक बेड पर 2 बहनों की सुहागरात? मुझे नहीं लगता आज से पहले इतिहास में कभी ऐसा हुआ होगा। तुम्हारी माँ को भी ना सचमुच समझ नहीं है। छोड़ो ना ये सब, अब चलो टाइम वेस्ट मत करो। फिर दोनों भाई अपनी अपनी सुहागरात मनाने की तैयारी करते हैं। तभी सुरभि को उसके लहंगे में लगी सेफ्टी पिन चुभ जाती है और वो जोर से चिल्लाती है, आ आ। अरे मेरी माँ, क्यों चिल्ला रही हो? अभी तो मैंने मैच शुरू भी नहीं किया। तभी दोनों की आवाज सुनकर रंजना अपने पति से कहती है, देखो जी, सुरभि और कुणाल ने बैट बॉलिंग शुरू भी कर दी। रंजना डार्लिंग, तुम परेशान मत हो, छक्का तो पहले मैं ही मारूंगा। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी पर्दा नीचे गिर जाता है और वो दोनों शर्म के मारे पानी पानी हो जाते हैं। फिर दोनों ही कपल बिना सुहागरात मनाए नाराज होकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह ठीक 6 बजे कमला आकर अपनी बहुओं को उठाकर कहती है, चलो उठ जाओ बहुओं, अब जल्दी से अपनी पहली रसोई में लग जाओ, फिर तुम्हारी मुंह दिखाई भी होनी बाकी है। दोनों बहनें अपनी पहली रसोई बनाती हैं। फिर मोहल्ले की औरतें उन्हें देखने आती हैं। अरे वाह कमला, तेरी दोनों ही बहुएं चांद का टुकड़ा हैं। बहू रानियों, अब तुम दोनों जल्दी से हमें खुशखबरी सुना दो। सुहागरात तो मनी नहीं हमारी, खुशखबरी क्या खाक सुनाए? अरे पहले हम खुश होंगे तभी तो तुम लोग को खुशखबरी सुना पाएंगे। फिर सभी औरतें मुंह दिखाई करके चली जाती हैं। रात को वो सभी खाना खाकर फिर अपने कमरे में आ जाते हैं, जहां सुरभि कुणाल से कहती है, चलो ना कुणाल, आज कुछ तूफानी करते हैं। कुणाल उसके पास आता ही है कि तभी रंजना पर्दा हटाकर सुरभि से कहती है, सॉरी सुरभि, वो मुझे पानी की बोतल देना प्लीज, मुझे बहुत प्यास लगी है। लो, आप ही पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लो, मेरी प्यास तो न जाने कब बुझेगी। उस रोज भी वो लोग सुहागरात मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाती। फिर रंजना को एक आइडिया आता है। देखो, मेरे पास एक आइडिया है। मैं और मोहित बाहर आंगन में जाकर बैठ जाते हैं, तब तक आप दोनों अपनी सुहागरात मना लीजिए, फिर आप दोनों आंगन में बैठ जाना, तब हम अपनी सुहागरात मना लेंगे। इस तरह हम दोनों की सुहागरात मन जाएगी। वाह बहन, क्या आइडिया है। मुझे तो लगा था हमारी सुहागरात कभी मन ही नहीं पाएगी, लेकिन अब उम्मीद फिर से जाग गई है। लेकिन हमसे पहले आप सुहागरात मनाओ, आप बड़े हो और आपका इस बेड पर हक पहले बनता है। ठीक है मेरी प्यारी बहन। इसके बाद पहले रंजना और मोहित अपनी सुहागरात मनाते हैं, तब तक सुरभि और कुणाल बाहर आंगन में इंतजार करते हैं। फिर बाद में उसी बेड पर सुरभि और कुणाल अपनी सुहागरात मनाते हैं। इस तरह दोनों बहनों का एक बेड पर सुहागरात मनाने का सपना पूरा हो जाता है। फिर चारों खुशी खुशी उसी बेड पर सो जाते हैं।
रचना एक छोटे से शहर में रहने वाली गरीब परिवार की लड़की थी। उसके परिवार में उसके माता पिता और 2 छोटे भाई बहन थे। रचना के पिता बहुत बीमार रहते थे। रचना तीनों भाई बहनों में पढ़ने में सबसे होशियार थी। वो शुरू से ही अपने क्लास की टॉपर रही थी। 12th पास आउट होने के बाद वो आगे पढ़ाई करना चाहती थी, लेकिन अपनी गरीबी और घर के हालात के कारण वो आगे पढ़ न सकी। अब उसके पिताजी की तबीयत पहले से भी ज्यादा खराब रहने लगी, इसलिए रचना 12वीं करते ही जॉब की तलाश में लग गई। एक दिन वो अपनी बेस्ट फ्रेंड अनीता के घर जाती है। ओहो, तो आज टाइम लगा है तुझे मुझसे मिलने का? ऐसी बात नहीं है यार, घर के हालात ही कुछ ऐसे हैं कि आजकल मैं पार्ट टाइम नौकरी की तलाश करने में लगी हूँ, इसीलिए मुझे कहीं टाइम नहीं लगता आने जाने का। पार्ट टाइम नौकरी? लेकिन क्यों? पिताजी की तबीयत बहुत खराब रहती है और माँ से भी ज्यादा काम नहीं हो पाता, इसलिए नौकरी के साथ साथ अपना घर भी देख लूं। ऐसी नौकरी की तलाश में हूँ मैं। पर यार ऐसी जॉब होती कहाँ है? सभी तो 9 to 6 वाली जॉब होती है। सुबह शाम का काम तो सिर्फ काम वाली का ही होता है। तुम क्या पढ़ लिख कर अब काम वाली का जॉब करोगी हैं? अनीता ने तो ये बात मजाक में कही थी, लेकिन रचना इस बात पर गंभीरता से सोचती है और वो घर जाते समय एक अखबार खरीदकर अपने साथ ले जाती है। अगले दिन वो नौकरी के लिए इंटरव्यू पर जाती है। अच्छा, तो रचना नाम है तुम्हारा और 12वीं पास हो, तो फिर पढ़ लिख कर तुमने इस नौकरी को क्यों चुना? मेम साहब, मेरे घर के हालात कुछ ठीक नहीं है। माता पिता दोनों की तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए मैं पार्ट टाइम जॉब की तलाश में थी। चलो ये तो अच्छी बात है कि तुम पढ़ी लिखी भी हो। देखो, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों वर्किंग हैं और मेरे 2 बच्चे हैं जो अभी स्कूल में पढ़ते हैं। हम चारों को ही सुबह जल्दी निकलना होता है, इसीलिए तुम्हें सुबह जल्दी आकर 9 बजे तक घर का सारा काम खत्म करना होगा। दोपहर में मेरे बच्चे स्कूल से आते हैं, तब उनको खाना खिलाना होगा और जब तक मैं ऑफिस से नहीं आ जाती उनका ध्यान रखना होगा। साथ ही शाम के समय डिनर और डस्टिंग करनी होगी। जी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बिल्कुल टाइम पर आ जाऊंगी। पर मेरी सैलरी क्या होगी? 12,000 महीना ठीक रहेगा, लेकिन हाँ, मुझे ईमानदार लोग बहुत पसंद है, तो ईमानदारी सबसे ऊपर रखना। कोई भी चीज घर की इधर उधर नहीं होनी चाहिए। वैसे तो ये थोड़े ही दिनों की बात है। मेरी जो पुरानी मेड थी वो भी 3 महीने की छुट्टी पर गई है। उसके आने पर हो सकता है मैं तुम्हें नौकरी पर रखूं या ना रखूं। अगर मुझे तुम्हारा काम पसंद आया तो हो सकता है मैं तुम्हें परमानेंट भी रख लूं। रचना झट से इस जॉब के लिए हाँ कर देती है। फिर वो खुशी खुशी घर आकर सबको अपनी जॉब के बारे में बताती है, लेकिन वो किसी को नहीं बताती कि वो दूसरों के घर पर काम करने के लिए जाएगी। पर दीदी, अगर आप जॉब पर चले जाओगे तो मेरा और पिंकी का होमवर्क कौन करवाएगा? अरे रात को तो मैं घर पर ही रहूंगी ना, तब मैं तुम दोनों को पढ़ा दिया करूंगी। और माँ, मेरी पहली सैलरी मिलते ही हम पिताजी को हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। बस थोड़े दिन की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन सुबह रचना काम पर निकल जाती है। जाते ही वो सबसे पहले नाश्ता बनाती है। इसके बाद वो 9 बजे तक घर का सारा काम निपटा देती है। अंबिका रचना को इतने अच्छे से काम करते हुए देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर वो रचना को घर की चाबी देते हुए दिन में आने के लिए बोल देती है। रचना दिन में दोनों बच्चों को स्कूल से लेकर सीधा घर आती है, फिर सबके लिए डिनर बना देती है। अंबिका और गौरव जब घर आते हैं तो वो रचना का काम देखकर खुश हो जाते हैं। खाने की टेबल पर बैठी अंबिका रचना से कहती है, खाना तो तुम बहुत टेस्टी बनाती हो रचना, और साफ सफाई भी बहुत अच्छे से कर लेती हो। आई एम इम्प्रेस्ड। थैंक यू मेम साहब। संडे वाले दिन अंबिका हाथ में कुछ हिसाब के पेपर्स लेकर बैठी होती है। ओहो, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, हिसाब में गड़बड़ आखिर कहाँ हो रही है। कंपनी वालों को जवाब देना भारी पड़ रहा है। जरा एक बार फिर से चेक कर लो अंबिका, कंपनी वाले ये काम किसी रिस्पॉन्सिबल पर्सन को ही देते हैं। जरा सी चूक से तुम्हारी इमेज खराब हो सकती है। तभी रचना जब वहाँ आती है और उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है। फिर वो अंबिका से कहती है, क्या हुआ मेम साहब, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? हाँ, परेशान तो हूँ। एक्चुअली मेरे ऑफिस के कुछ खर्चों का हिसाब सही से नहीं बैठ रहा। मेम साहब, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं ये पेपर देख सकती हूँ? उसकी बात सुनकर दोनों हंसने लगते हैं। तभी अंबिका कहती है, बहुत बड़ा हिसाब है रचना, जब मैं नहीं कर पा रही तो तुम कैसे कर पाओगी? लेकिन क्या मैं एक बार कोशिश कर सकती हूँ? उसके इतना कहते ही अंबिका अपने हिसाब के पेपर रचना को दे देती है। रचना बड़े ध्यान से सारे पेपर्स को देखती है और हिसाब लगाकर आखिर में अंबिका को बता देती है कि यहाँ पर गड़बड़ हो रही है। अंबिका जब देखती है तो हैरान रह जाती है। एक्सीलेंट, ओह माय गॉड, यू आर सच अ ब्रिलियंट लेडी। रचना, कैसे किया तुमने ये सब? इतनी इंटेलिजेंट होकर तुम यहाँ झाड़ू पोछा कर रही हो। मेम साहब, मेरा मैथमेटिक बहुत अच्छा है, लेकिन अपने घर के हालातों की वजह से मैं अपनी आगे की पढ़ाई जारी नहीं रख पाई और आपके यहाँ जॉब कर रही हूँ।
रचना की बातें सुनकर अंबिका और उसका हस्बैंड इम्प्रेस हो जाते हैं। फिर वो अपने बच्चों के ट्यूशन की जिम्मेदारी भी रचना को ही दे देते हैं, साथ ही उसकी सैलरी भी बढ़ा देते हैं। फिर 3 महीने बाद पुरानी नौकरानी वापस आती है तो अंबिका उसे भी रख लेती है। रचना को वो कुकिंग और बच्चों की पढ़ाई के लिए रख लेती है, तो वहीं दूसरी नौकरानी रेनू को घर के दूसरे कामकाज के लिए। हम दोनों ही काम वाली हैं, लेकिन फिर भी मालकिन इस रचना को कितना भाव देती है। इसकी तो जल्दी ही छुट्टी करवानी पड़ेगी। कुछ दिन बाद अंबिका का भाई कुछ पेपर लेकर उसके घर आता है। दीदी मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, इस हिसाब में आखिर गड़बड़ कहाँ हो रही है, जिस वजह से पिताजी मुझे डांट रहे हैं। फिर मुझे आपका ख्याल आया, आपसे इंटेलिजेंट तो कोई नहीं है जो मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। तभी वो रचना को आवाज देती है। दीदी आप किसको आवाज दे रही हो? हमारी मेड है, वही इसे सॉल्व करेगी। आई थिंक यू आर जोकिंग दीदी, है ना? एक काम वाली, क्यों आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो? रचना मुझसे कहीं ज्यादा ब्रिलियंट है, उसी ने मेरे एक हिसाब को सॉल्व आउट किया था। तभी रचना वहां आती है। अंबिका उसको रोहन के लाए हुए पेपर देते हुए कहती है, मेरे पापा के कपड़ों की दुकान है जो कि रोहन संभालता है। इससे हिसाब में कुछ गड़बड़ हो गई है। अगर तुम गलती ढूंढ लोगी तो तुम्हारे आगे की पढ़ाई की सारी जिम्मेदारी मेरी। रचना पेपर ले लेती है और 15 मिनट के अंदर सारा हिसाब क्लियर कर देती है। रोहन ये देखकर हैरान रह जाता है। जो हिसाब उसके पिताजी ने बताया था वही हिसाब रचना ने पेपर पर उतार दिया था। कहा था ना मैंने, बहुत इंटेलिजेंट लड़की है। मान गया दीदी, सच में जो हिसाब मुझसे 2 दिन में क्लियर नहीं हो पा रहा था, इसने चुटकी में सॉल्व कर दिया। चलो, तुमने अपना काम पूरा किया, अब मैं भी अपना वादा निभाऊंगी। तुम्हें आगे की पढ़ाई मैं करवाऊंगी। थैंक यू सो मच मेम साहब। देखते ही देखते 3 साल गुजर जाते हैं और रचना अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर लेती है। इसके बाद अंबिका रचना को अपने भाई की दुकान पर अकाउंटेंट की जॉब पर लगवा देती है। साथ ही रचना अंबिका के बच्चों को ट्यूशन भी देती थी। एक शाम अंबिका को किसी पार्टी में जाना होता है, तभी वो अपना सोने का हार निकाल कर पहनने लगती है कि इतने में उसका फोन आ जाता है। तभी रेनू वो हार उठाकर चुपके से रचना के बैग में डाल देती है। इसके बाद जब अंबिका वो हार ढूंढती है तो उसे कहीं नहीं मिलता। मालकिन, मैंने रचना जी को आपके कमरे में जाते हुए देखा था, तो हो सकता है कि... ये क्या बकवास कर रही हो तुम? आप चाहो तो हम दोनों के बैग की तलाशी ले सकती हो। अंबिका रचना का बैग देखती है तो उसमें उसका सोने का हार रखा होता है। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं। मैंने चोरी नहीं की मेम साहब, मुझे नहीं पता ये कैसे मेरे बैग में आया। रचना रोते रोते घर चली जाती है। अगले 3 दिन तक रचना बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने नहीं आती। संडे वाले दिन अंबिका घर पर होती है कि तभी उसे किचन में से कुछ आवाज आती है। चोरी का इल्जाम लगाकर आखिरकार निकलवा ही दिया मैंने उस रचना को, और किसी को मुझ पर शक भी नहीं हुआ। ये सुनकर अंबिका को बहुत बुरा लगता है और वो रेनू पर चिल्लाते हुए पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। क्योंकि मुझे रचना से जलन होती थी। आप हमेशा उसी को ही भाव देते थे, इसीलिए मैंने झूठे इल्जाम में उसे फंसा दिया। मुझे माफ कर दो मालकिन। अगले दिन अंबिका रचना के घर जाकर उससे माफी मांगती है और उसके माता पिता को बताती है कि अब रचना उसके भाई के यहाँ जॉब नहीं करेगी, बल्कि बहू बनकर उनके घर में जाएगी। उसके भाई रोहन को रचना बहुत पसंद है और वो इससे शादी करना चाहता है और हम सबको गर्व होगा अगर रचना हमारे घर की बहू बनेगी। अंबिका की ये बात सुनकर रचना और उसके घर वाले बहुत खुश होते हैं और कुछ दिनों के बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। अब रचना के सारे दुख दूर हो जाते हैं और वो खुशी खुशी रोहन के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी व्यतीत करती है।